नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, चीन या फिर बर्मा। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये था चीन का, ऑप्शन नंबर सी। फाहियान चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो किसे कहा गया था? तो ये कहा गया था ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी, ड्राई केसर बंद संधि के नाम से जाना जाता था। ड्राई केसर संधि के नाम से जाना जाता था 3 सम्राटों के संघ को। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को ड्राई केसर बंद संधि के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के कवि थे? पांचवा प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और अकबर। तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां सही जवाब है। पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? तो ये बना ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पठार। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर बी द रिपब्लिक सही जवाब होगा। द रिपब्लिक ऑप्शन नंबर बी प्लेटो की एक पुस्तक है जो कि न्याय पर शोध प्रबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न नंबर 9 पूछता है, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन है वाराणसी, कांचीपुरम, कृष्णगिरी और देवगिरी। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवगिरी। देवगिरी यादव राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पूछता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 367 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी संशोधन प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, एम एन रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी, एम एन रॉय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पूछता है, पॉल एपलबाई के अनुसार कुशल प्रशासक का गुण क्या होना चाहिए? पॉल एपलबाई के अनुसार कुशल प्रशासक का गुण क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, निष्ठा। ऑप्शन नंबर बी, निष्ठा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 पूछता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रश्न नंबर 14 है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ ने। ये स्मिथ नहीं, स्मिथ है। एडम स्मिथ ने किया था। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रतिपादित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर बी। विश्व आर्थिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी प्रकाशित करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। द्रुत स्फीति को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न नंबर 16 है, द्रुत स्फीति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अति स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अति स्फीति के नाम से भी जाना जाता है द्रुत स्फीति को। कमेंट करके बताइएगा द्रुत स्फीति क्या होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 पूछता है, लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन का अनुमान लगाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन के। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, एंजाइम ठीक से काम कर पाएं इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? एंजाइम ठीक से काम कर पाएं इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन। ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम ठीक से काम कर पाएं इसके लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारी जल क्या है? भारी जल क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल क्या है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गाइनेकोमेस्टिया क्या है? गाइनेकोमेस्टिया क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये एक पुरुषों में स्तनों का विकास। गाइनेकोमेस्टिया क्या होता है? तो पुरुषों में स्तनों का विकास को गाइनेकोमेस्टिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? प्रश्न नंबर 22 है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यकृत सिरा में। ऑप्शन नंबर बी यकृत सिरा में यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत सिरा में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में। महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में पाए जाते हैं स्थलजात निक्षेप। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। एंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? एंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एरिबस स्थित है। माउंट एरिबस ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी? स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है लाब्लास, रेड्जेल, हम्बोल्ट्ज और ब्रंचेज। प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।